सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CAA को स्टे करने के लिए पिटिशंस को सुना जाएगा 9 अप्रैल को। देखिए लगभग 237 पिटिशंस इसके रिगार्डिंग देखने को मिली हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो पिटिशनर्स हैं उनके बहुत सारे तर्क भी हैं, जैसे कि ये जो CAA है ये केवल और केवल रिलीजियस आइडेंटिटी के ऊपर ऑपरेट करता है। अगर मान लो किसी को यहाँ पे सिटीजनशिप दे दी गई तो उसको रिवर्स करना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड इस तरह से और बहुत सारे यहाँ पे तर्क यहाँ पे दिए जा रहे हैं। तो ये जो सारे मुद्दे होंगे, ये सारी जो पिटिशंस होंगी, ये सुप्रीम कोर्ट इसके रिगार्डिंग सुनवाई करेगा अब 9 अप्रैल को। दोस्तों डेट है आज की 20 मार्च 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज विद रिगार्ड्स टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 एंड अपने आप में इंडिया के लिए काफ़ी चिंताजनक ये एक रिपोर्ट मानी जा सकती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर हम बात करें ना पूरी दुनिया की, तो आपको देखने को मिलेगा दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पुअर क्वालिटी है वो दुनिया में है बांग्लादेश की। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है पाकिस्तान और तीसरे नंबर पर फिर हमारा जो भारत है वो तीसरे नंबर पे देखने को मिल जाएगा। तो यानी कि ना अपने जो दो पड़ोसी मुल्क हैं उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर हम यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है बाय एक IQ एयर, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर इन्होंने लगभग 134 कंट्रीज का डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम 7000 प्लस प्लेसेस, अलग अलग रीजन्स, अलग अलग टेरिटरीज के हिसाब से। एंड उसमें इन्होंने ये पाया कि अगर हम बात करेंगे कैपिटल सिटी की, तो दुनिया में सबसे वर्स्ट एयर क्वालिटी वाली जो कैपिटल सिटी है दैट इज दिल्ली। कुछ और हाइलाइट्स के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करें तो जैसे मैंने आपको बताया इट हैज़ द थर्ड पुअरेस्ट एयर क्वालिटी। और जब हम बात करते हैं पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की, तो इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो 54.4 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर थी और इंडिया ने सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान से ही बेहतर किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दुनिया में सबसे मोस्ट पोल्यूटेड अर्बन एरिया कौन सा है, वो आपका बिहार का जो बेगूसराय रीजन है ना, वो सबसे पोल्यूटेड एरिया है दुनिया भर का। और अगर 11 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की बात करें तो उसमें से 10 जो है वो इंडिया से हैं, एक बस उसमें से लाहौर जो पाकिस्तान में है वो है, बाकी 10 की 10 सिटीज इंडिया से आपको देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप नोटिस करोगे ज़्यादातर इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 96% पॉपुलेशन, उसको पर्टिकुलर मैटर 2.5 जो लेवल एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जो WHO ने रिकमेंड किया ना, उससे 7 गुना से भी ज़्यादा नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। और इससे कहीं न कहीं हमारे जो लोग हैं, जो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके अंदर एक कमी देखने को मिल सकती है इस वजह से। क्योंकि आप नोटिस करोगे अगर आप दिन भर एक ऐसे एयर पोल्यूशन के अंदर रहते हो जहाँ पर कंटिन्यूअसली आप ऐसे एटमॉस्फेयर के लिए विटनेस करते हो, तो आपके धीरे-धीरे आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो सकती है एंड उससे आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे आ सकता है। बाकी पार्टिकुलेट मैटर के बारे में आप जानते ही होंगे, ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स एंड लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर के अंदर। ये अलग-अलग फॉर्म्स के अंदर आपको देखने को मिल जाएँगे, जैसे आपकी कुछ बर्निंग की वजह से या डस्ट जनरेटिंग एक्टिविटीज़ की वजह से पार्टिकुलेट मैटर जनरेट होते हैं। कुछ लार्जर साइज़ के भी होते हैं, कुछ स्मॉलर साइज़ के भी होते हैं। और जब मैं बात करता हूँ ना पार्टिकुलेट मैटर 2.5, इसका अर्थ ये होता है कि आपका कोई भी पर्टिकुलर मैटर जिसका जो डायामीटर है, वो डायामीटर अगर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है, ठीक है? माइक्रोमीटर से छोटा होना चाहिए डायामीटर, तब हम उसको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5। और ये लगभग हमारे ह्यूमन हेयर के साइज़ का मतलब डायामीटर का 3% लगभग होता है, तो आप खुद सोच पाओगे कि ये कितना ज़्यादा छोटा होता है। एंड अगर आप कंटिन्यूअसली इसको यहाँ पे लेते रहते हो, आपकी वो लंग्स को पेनिट्रेट कर सकता है, आपकी ब्लड स्ट्रीम में पहुँच सकता है एंड इस वजह से लंग कैंसर, हार्ट डिज़ीज़ और आपकी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो ये थी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जो कि रिलीज़ करी गई है बाय आईक्यू एयर, जो कि एक स्विस ऑर्गेनाइज़ेशन है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज़ नवरोज़। सबसे पहले आप सभी को नवरोज़ की बहुत सारी शुभकामनाएँ। आज दोस्तों 20 मार्च है एंड इंडिया के टाइम के हिसाब से 20 मार्च को ही इंडिया में नवरोज़ फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो देखो बात करें, जो नवरोज़ का फेस्टिवल है वो आपके ईरानियन या पर्शियन न्यू ईयर को यहाँ पे बिगिन उसको मार्क करता है। ठीक है? नवरोज़, नवरोज़ वर्ड ही ना, ये नव और रोज़, नव मतलब होता है नया और रोज़ होता है दिन। तो नए दिन के लिए स्टैंड करता है, जिससे ईरानियन और पर्शियन न्यू ईयर आपका स्टार्ट होता है। जो नवरोज़ रखा गया है नाम, वो रखा गया आफ्टर द पर्शियन किंग, इनके नाम के ऊपर सेलिब्रेट, जमशेद इनके ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी जो आपके रूट्स हैं वो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म में आपको देखने को मिल जाएँगी।
तो देखो एक्चुअल में ना दुनिया की अगर हम बात करें तो 21 या 20 मार्च को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि वर्नल इक्विनॉक्स होता है, उस दिन के आसपास यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया में देखो 20 मार्च है, हालाँकि जो इंटरनेशनल डे ऑफ नवरोज़ है वो 21 मार्च को देखने को मिलेगा। यहाँ पर अलग-अलग रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, आपके फायर एंड वाटर के साथ डांस किया जाता है, गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज किए जाते हैं। एंड इंडिया की अगर हम बात करें यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर भी आपको नवरोज़ का आपको मेंशन आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अगर मैं बात करूँ ना, जैसे मैं आपको कह भी रहा था कि इंडिया में एक तो आज हो गया 20 मार्च हो गया। इसके अलावा दूसरी बार जो शेड्यूल होगा ना वो आएगा आपका 15 अगस्त 2024 को। एक्चुअल में क्या है, ये जो फर्स्ट वाला है और सेकंड वाला है इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। सेकंड वाला जो है वो शहंशाही कैलेंडर के बेसिस के ऊपर है, जहाँ पर लीप ईयर्स को काउंट नहीं किया जाता। उस वजह से डेट ये ऊपर-नीचे होती रहती है। अगर हम अपनी हिस्ट्री के अंदर जाएँ ना, तो आप लोगों ने जब आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसके अंदर आपने जो स्लेव डायनेस्टी है, ठीक है ना? उसके बारे में आप जानते होंगे, इल्तुतमिश और बाकी सब आपने किंग्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसी स्लेव डायनेस्टी के अंदर आपको बलबन का भी ज़िक्र देखने को मिलता है। बलबन ऐसा माना जाता है कि बलबन ने इस फेस्टिवल को इंट्रोड्यूस किया था ताकि वो अपने नोबल्स को इम्प्रेस कर पाए, ठीक है ना? तो ये आपने स्लेव डायनेस्टी के साथ इसका आप लिंकेज देख सकते हो, क्योंकि ही वाज़ नॉट अमंग्स्ट दोज़ ना, तो उसको अपने दिखाने के लिए कि हाँ, मैं इसी पर्टिकुलर के साथ हूँ, तो यहाँ पे इन्होंने फेस्टिवल का यहाँ पे स्टार्ट किया। हालाँकि अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो यहाँ पर माना जाता है कि जो नुसरवानजी कोयाजी है, ये एक बहुत ही फेमस मर्चेंट थे सूरत से। ये अक्सर जाया करते थे ईरान, एंड जब ये रिटर्न करते थे तो कहीं न कहीं वहाँ से नवरोज़ का फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लग गया। तो ये दोनों चीज़ों आपको आपको ये पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, दैट इज़ उद्गम पोर्टल। पहले तो उद्गम पोर्टल की एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए। अनक्लेम्ड डिपॉज़िट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, इसको बोलते हैं उद्गम। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये आरबीआई के द्वारा यहाँ पे लॉन्च्ड पोर्टल है। अब आप लोग सोचेंगे सर इसका मतलब क्या है अनक्लेम्ड डिपॉज़िट? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आप लोगों के भी सेविंग अकाउंट्स होते होंगे, या फिर किसी बिज़नेसमैन के या करंट अकाउंट्स वगैरह होंगे, या फिर कई बार आप एफडी आरडी कराते हो, ठीक है ना? और आप लंबे टाइम तक उसको ऑपरेट नहीं करते। लंबा टाइम मतलब कम से कम 10 साल। ठीक है, 10 साल हो चुके हैं, आपने कभी अपने सेविंग्स अकाउंट के अंदर कभी भी उसको ऑपरेट नहीं किया, ना उससे पैसे निकाले, ना पैसे डाले। सेम चीज़ करंट अकाउंट के अंदर नहीं हुई, एंड एट द सेम टाइम मान लो आपने एफडी, आरडी कुछ करवाई हुई थी और 10 साल उसके मैच्योर होते हुए हो चुके हैं, अभी तक आपने वहाँ से पैसा वगैरह नहीं विथड्रॉ किया है। तो ये जो पैसा था, ये पता क्या होगा? इसको हम बोलेंगे अनक्लेम्ड डिपॉज़िट। जब भी ऐसा अनक्लेम्ड डिपॉज़िट होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं देखो। या तो मुझे पता ही नहीं है कि मेरे थोड़े बहुत पैसे थे, जैसे मेरा खुद का भी मतलब ना मेरे 3-4 एक्चुअली बैंक अकाउंट है, और एक अकाउंट में मेरे कुछ 2 ढाई हज़ार रुपए पड़े हुए हैं, और वो पड़े ही हुए हैं। तो अगर वो 10 साल ऐसे पड़े रहेंगे ना, तो उसको अनक्लेम्ड डिपॉज़िट मान लिया जाएगा। फिर ये अनक्लेम्ड डिपॉज़िट कहाँ पे चले जाएँगे? ये एक्चुअली आरबीआई के द्वारा एक फंड मेंटेन किया जाता है, जिसका नाम है डिपॉज़िटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। उस फंड के अंदर चले जाएँगे। और क्या तरीका हो सकता है और क्या कारण हो सकता है अनक्लेम्ड डिपॉज़िट का? देखो कई बार ना किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, फिर कोई उसको क्लेम नहीं करता कि यार ये पैसा भी था। तो कहीं न कहीं वो पैसा भी इस डिपॉज़िटर एंड एजुकेशन अवेयरनेस फंड के अंदर चला जाएगा, जो कि आरबीआई ही मेंटेन करता है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी, सर चलो ठीक है, मान लिया मैंने 10 साल तक अपना अकाउंट नहीं चलाया और वो अनक्लेम्ड डिपॉज़िट हो गया और वो जाके डिपॉज़िटर एंड एजुकेशन अवेयरनेस में भी आ गया। पर अगर मान लो 15 साल बाद मुझे याद आता है कि यार मेरे तो पैसे कुछ पड़े थे, तो क्या मैं यहाँ से पैसे निकलवा सकता हूँ? आंसर इज़ येस, आप निकलवा सकते हो। समझे इस बात को? पर ये उद्गम पोर्टल क्या करेगा? आपको हेल्प करेगा। किस चीज़ के अंदर? आपको देखने के अंदर कि यार आप उसमें अपना नाम डालोगे, अपना मोबाइल नंबर डालोगे और आपको पता लग जाएगा यार मेरे नाम के ऊपर कोई अनक्लेम्ड डिपॉज़िट तो नहीं है। तो ये उद्गम पोर्टल उसी के अंदर आपको हेल्प करता है, आपको लोकेट करने के अंदर अपने अनक्लेम्ड डिपॉज़िट को। तो आरबीआई के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पर आपके जो भी रजिस्टर्ड यूज़र्स होंगे, वो सर्च कर पाएँगे अपने मल्टीपल बैंक्स के अंदर जो भी उनके अकाउंट्स वगैरह हैं, एक ही जगह के ऊपर आपको सब पता लग जाएगा, आपके कितने इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी यहाँ पे मिल जाएगी। समझ गए इस बात को? तो 30 बैंक्स इसके अंदर अभी कवर्ड है, लगभग 90% अनक्लेम्ड डिपॉज़िट को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। आने वाले समय के अंदर बाकियों को भी कवर कर लिया जाएगा। ठीक है? तो एक तरह से यूनिक अनक्लेम्ड डिपॉज़िट रेफरेंस नंबर होता है, जो कि हर अनक्लेम्ड अकाउंट को दिया जाता है। उस हिसाब से प्राइवेसी भी बच जाती है। एंड एट द सेम टाइम जो क्लेम्स वगैरह है उनको सेटलमेंट करने में भी आपकी मदद मिल जाती है। तो कहीं न कहीं इससे इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल्स जो है ना, दोनों कैटेगरीज़ के लोग आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड एट द सेम टाइम आपको अपना नंबर और आपका नाम देके आप यहाँ पे इसकी रिगार्डिंग चीज़ें सर्च कर सकते हो। बाकी मैंने आपको मतलब बता ही दिया आपके अनक्लेम्ड डिपॉज़िट का, एंड एट द सेम टाइम ये जो डिपॉज़िटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड होता है, यहाँ पर फंड को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अगर आप चाहो तो आप क्लेम कर सकते हो अपने डिपॉज़िट्स को एट अ लेटर डेट फ्रॉम द बैंक्स,
जब भी मतलब जहाँ पे ये हेल्थ थे, एंड साथ-साथ आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा उस चीज़ का। गेटिंग इट? तो ये था उद्गम पोर्टल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सखी ऐप। सखी ऐप क्या करेगी? सखी ऐप आपके जो गगनयान क्रू है उसको यहाँ पे हेल्प करेगी। पहले बात तो आप सखी ऐप का फुल फॉर्म देख लीजिए। फुल फॉर्म है स्पेस बॉर्न असिस्टेंस एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरेक्शन। अब आप एक चीज़ नोटिस करते हो कि सर अगले साल 2025 में हमें उम्मीद है कि हमारा जो इसरो है वो यहाँ पर गगनयान को यहाँ पे लॉन्च करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पर जब वो हमारे एस्ट्रोनॉट्स वहाँ पे जाएँगे, तो उनको अलग-अलग चीज़ें करनी होंगी। सर कैसी चीज़ें? मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ उनको इन्फॉर्मेशन देखनी होगी, कुछ कम्युनिकेट करना होगा, वो सारे इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। या फिर देखो जब इतना टाइम वो ऊपर होंगे तो कहीं न कहीं आप नोटिस करो उनके ब्लड प्रेशर के अंदर क्या चेंजेज़ आ रहे हैं, हार्ट रेट कितनी बदल रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन में क्या बदलाव आ रहा है, ठीक है ना? डाइटरी शेड्यूल फ़ॉलो करने के लिए रिमाइंडर्स उनको मिलेंगे, पानी-वानी पीने के लिए रिमाइंडर्स हो गया, सोने के टाइम के रिमाइंडर्स होंगे। तो ये सारे के सारे इस ऐप के माध्यम से हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनको यहाँ पे दे दिए जाएँगे। एंड इस हिसाब से आपके वॉइस रिकॉर्ड्स, टेक्स्ट, इमेजेस ये सबका एक डेटा वगैरह भी ये मेंटेन कर पाएगा। तो ये है आपकी सखी ऐप जो कि आपके गगनयान क्रू को यहाँ पे मदद करने वाली है। तो जो आपका विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, जो कि तुम्बा, केरला त्रिवेंद्रम में देखने को मिल जाएगा, उनके द्वारा ये मल्टीपर्पज़ सखी ऐप एस्ट्रोनॉट्स के लिए यहाँ पे बनाई गई है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, ध्यान में रखना कि इसका डेवलपमेंट फ्लाइट मॉडल का भी प्रोग्रेस में है। अभी इंजीनियरिंग मॉडल इसका ऐप का यहाँ पे बन गया है, तो आने वाले दिनों में इसका पूरा मॉडल भी बन जाएगा। तो जैसा मैं आपको बता भी रहा था, गगनयान 2025 में लॉन्च होने का एक्सपेक्टेड है, एंड अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर ही हमने जो 4 एस्ट्रोनॉट्स थे, उनके नाम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे बताए थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आईपीसीसी रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग। देखो पिछले अराउंड 1 डेढ़ महीना पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आईपीसीसी अब अपने 7th असेसमेंट साइकिल के अंदर जा चुका है, जिसको हम असेसमेंट रिव्यू 7th हम बोल सकते हैं। पर जो इनकी 6th सिंथेसिस रिपोर्ट थी, उसके रिगार्डिंग इनकी जो आईपीसीसी की 6th असेसमेंट साइकिल की समराइज्ड रिपोर्ट हमारे सामने आ चुकी है। तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन करी गई हैं। उन हाइलाइट्स को हम एक बार देख लेते हैं कि क्या बताया गया है आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से जो उनको अपडेट किया गया था। इनके अंदर बताया गया है कि अगर हम नोटिस करें, चाहे आप सब सहारन अफ्रीका की बात कर लो, साउथ एशिया या वेस्ट एशिया, कहीं न कहीं यहाँ पर दुनिया की 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है, और इनका जो पर कैपिटा जीडीपी है ना, वो कहीं न कहीं लोअर रहेगा दैन द ग्लोबल एवरेज। तो यहाँ पे ना डिस्पैरिटी है एक डेवलप्ड और डेवलपिंग या लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की, यहाँ पर भी डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। क्यों? ग्लोबल नॉर्थ के अंदर कोई सर्विस हो, कोई कमोडिटी हो या एनर्जी हो, वो बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं पर पर्सन, पर ग्लोबल साउथ के अंदर बहुत ही कम है। एट द सेम टाइम आने वाले समय के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनको बोला जाएगा कि भाई आप अपने यहाँ पे अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करो, कार्बन कैप्चर, स्टोरेज, इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर बोझ बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही आपका जो CO2 कंसंट्रेशन हो गया या फॉसिल फ्यूल्स हो गया, इनकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बढ़ते जा रहे हैं। अगर हमें अपने टेम्परेचर इंक्रीज़ को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रोकना है, तो ग्रीन हाउस गैसेज़ एमिशंस को काफ़ी जल्दी रिड्यूस करना होगा, कंसिस्टेंटली इसको रिड्यूस करते रहना पड़ेगा। एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल टेक्नोलॉजीज़ हेल्प करेंगी, बट कहीं न कहीं साथ ही इनमें सस्टेनेबिलिटी कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखना होगा। फॉसिल फ्यूल्स को हमें जल्दी से जल्दी फेज़ आउट करना पड़ेगा, एंड अगर कोई कंट्री फॉसिल फ्यूल के सब्सिडीज़ देती हैं, तो उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसके अलावा 2030 तक हमारा जो टारगेट है कि डिफ़ॉरेस्टेशन को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे, एंड बायोडायवर्सिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये अपने आप में बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स हैं जिनको हमें इम्प्लीमेंट करना ही होगा, क्योंकि फॉरेस्ट कंज़र्वेशन से ही ना आपका मिटिगेशन का अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो एनर्जी सेविंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा, एंड फूड हैबिट्स चेंजिंग जो हो रही हैं, ये दोनों काफ़ी मदद कर सकते हैं एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर ये 2 मेजर हाई एमिशन सेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो यहाँ पे आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में आपकी जो अपडेटेड रिपोर्ट थी उसके अंदर यहाँ पे बताए गए हैं। अब होता क्या है ना, यहाँ पर आईपीसीसी के 3 वर्किंग ग्रुप्स हैं, फिजिकल साइंस, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन एक्शन। इन तीनों वर्किंग ग्रुप्स के रिगार्डिंग एक सिंथेसिस रिपोर्ट निकाली जाती है, जो हमने आपके साथ डिस्कस भी करी। इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी थीम बेस्ड रिपोर्ट्स आती रहती हैं, तो वो भी हमें एक आइडिया होना चाहिए, बट ओवरऑल ये 3 वर्किंग ग्रुप्स हमें देखने को मिल जाते हैं। आईपीसीसी के बारे में आप जानते ही होंगे, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेप यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इनके द्वारा यहाँ पे 1988 के अंदर डब्ल्यूएमओ को फॉर्म किया गया था। इसके सेक्रेटरीट आपको जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। इंडिया डेफिनेटली इसका मेंबर है, टोटल 195 मेंबर स्टेट्स इसके अंदर देखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आईपीसीसी देखो
खुद रिसर्च नहीं करता, डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं दुनिया भर के अंदर, उनको साथ लेकर आता है एंड उस हिसाब से क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग एक प्रॉपर डेटा हमारे पास आता है कि हाँ एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन के बेसिस के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प ये कल का टॉपिक है, बट आई एम श्योर आपको ये आप ही आंसर कर दोगे। कल जो होमवर्क दिया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उल्लास स्कीम की बात करें तो यहाँ पर बात होती है लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अमंग दोस्त जिनका एज 15 या 15 साल से ऊपर है। यस दैट इज करेक्ट। HbA1c टेस्ट ये आपका नीपा वायरस डिजीज के लिए नहीं था, ये आपका जो अलग अलग तरह की नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिनमें से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन वाज डायबिटीज था, तो उसके लिए है। सेकंड इनकरेक्ट है। लाइम डिजीज की बात करें, एक सेकंड, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है बिल्कुल, जो कि बोरेलिया बैक्टीरिया द्वारा कॉज किया जाता है। थर्ड, एक सेकंड, थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। सिंगपोक कम्युनिटी की बात करें तो ये कह रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर इंडिया में मेजरली आपके रहते हैं, नहीं, आपके मेजरली अरुणाचल प्रदेश एंड साथ साथ कुछ आपके असम में देखने को मिल जाएंगे, तो चौथा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपका एमसीक्यूज के अंदर पहला जो होमवर्क रहेगा वो आपका हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से रहेगा, तो इसको डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा विद रिगार्ड्स टू आपका ज्योग्राफी। तो ये दो क्वेश्चन आपके आज के होमवर्क रहेंगे। कल जो मैंने होमवर्क दिया था उनका एक बार आंसर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। एक आपके साथ मैंने ऑपोजिशन लीडर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा था। देखो यहाँ पर ना एक्चुअल में स्टेटमेंट 3 है, ये तो आपको डेफिनेटली पता होनी ही होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं ना लोकसभा की, अगर किसी को ऑपोजिशन पार्टी का टैग मिलना है, ठीक है ना, ऑपोजिशन लीडर ऑफ अपोजिशन का रिकॉग्नाइज करना है, तो उनकी पार्टी को कम से कम 10% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, अभी देखो जैसे 543 के अराउंड है, तो 54 से ज़्यादा यानी कि 55 यहाँ पे सीट्स इनके पास होनी चाहिए, तब जाके यहाँ पे वो ऑपोजिशन लीडर यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये तीसरी स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, यहाँ पे 75 सीट्स नहीं था, ये आपका 10% जो होता है वो क्राइटेरिया होता है, तो थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो बड़े आराम से एलिमिनेशन से निकल सकता है, बट फिर भी हम बाकी स्टेटमेंट्स को भी देख लेते हैं। पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि सबसे बड़ी जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन की थी इन द फर्स्ट लोकसभा वो स्वतंत्रता पार्टी थी, नहीं, ये आपकी सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, तो पहला आपके गलत हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट की बात करें कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन पहली बार 1969 के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया था, यस दैट इज करेक्ट, और इनको ना 1977 के अंदर स्टैच्यूटरी रिकॉग्निशन भी यहाँ पे मिल गया था, तो दूसरा ठीक है, बाकी दोनों गलत है। एक और मैंने होमवर्क दिया था आपको विद रिगार्ड्स टू इकोनॉमी का क्वेश्चन था, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन ही है। देखो जब हम बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी एक्वायर करने की, तो कह रहा है ये कैपेक्स होता है, बिल्कुल ठीक बात है। जब भी देखो कंपनी अपने फंड्स को यूज़ करती है कुछ ना कुछ अपने फिजिकल एसेट्स जैसे आपका प्रॉपर्टी, प्लांट, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट, कुछ बिल्डिंग, इन सभी चीज़ों के लिए उसको हम कैपेक्स बोलते हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है ये तो। दूसरा बात कह रहा है कि आपका जो डेट फाइनेंसिंग है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, पर आपका जो इक्विटी फाइनेंसिंग है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों भाई? इक्विटी फाइनेंसिंग क्या होता है? इक्विटी फाइनेंसिंग होता है कि आप ना कहीं न कहीं पैसा या कैपिटल रेज़ कर रहे हो, है ना? कैसे रेज़ करते हो यहाँ पे? अपने शेयर्स को बेच के। तो ये शेयर को जब आप बेच रहे हो, तो ये क्या हो रहा है? ये तो एक तो आपका कैपिटल रिसीट है। कैसी कैपिटल रिसीट्स है? सर नॉन डेट कैपिटल रिसीट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्यों आएगा? कैपिटल रिसीट्स में आएगा। तो पहला ठीक है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।